तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें सारे रिलेटेड ये हम लोग प्रैक्टिस सेट में कवर किए हैं। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस नंबर सेट 5 करते हैं। जैसे कि हमारा आज का पहला प्रश्न है कि कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार बेसिकली बात करें बेशम की, यानी कितने तरह का वेश धारण करते हैं। तो ये 5 तरह के वेश धारण करते हैं। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों, कितना 5। बात करें कथकली कहाँ का नृत्य माना जाता है, तो ये केरल का है। कहाँ का साथियों? केरल का। ये जो कथकली नृत्य है ये मुगल के संप्रदायों से संबंधित है। किससे साथियों? मुगल की परंपराओं से संबंधित ये नृत्य माना जाता है। और बात करूं मैं इसमें जो 5 किस तरह के होते हैं, तो पहला होता है पंचा, काठी, थाड़ी, मिनुक्कू और कारी। ये 5 प्रकार इनके क्या होते हैं? वेश धारण करते हैं साथियों। इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साथियों। और मैं बात करूं इसमें कुछ शास्त्रीय नृत्यों की, जैसे कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का साथी, इसको याद रखिएगा। और बात करूं सतरिया, सतरिया कहाँ का है? सत्रिया ये आसाम का है साथियों। भारत में टोटल कितने हैं? हमारे यहाँ 8 शास्त्रीय नृत्य साथी, इसको याद रखिएगा। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो साथियों हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है। जो गुजरात है, गुजरात में जो मकर संक्रांति होता है, मकर संक्रांति बेसिकली ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन क्या उड़ाया जाता है? पतंग उत्सव। इसको पतंग उत्सव के नाम से भी जानते हैं साथियों। किस नाम से? पतंग उत्सव। और बेसिकली जब गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। इसे गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। इस दिन पतंग उत्सव भी मनाया जाता है। कब? 14 जनवरी को। और बात करें इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो साथियों और जैसे कि बात करूं, जैसे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूं तो इसमें जो फूलदोई एक त्यौहार बनाते हैं, फूलदोई, तो वो कहाँ का है? फूलदोई हरेला। तो ये यूके में बनाते हैं। कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ पे साथियों? उत्तराखंड में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पटियाला घराने से संबंधित है। इसमें बात करें पटियाला घराना, तो पटियाला घराना किससे संबंधित है? आप लोग इसका आंसर मुझे बताइए, क्या हो सकता है आपको साथियों? जो पटियाला घराना की बात कर रहे हैं, तो पटियाला घराना बेसिकली ये कहाँ से संबंधित है? ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है साथियों। क्या है? ऑप्शन ई, अली बख्श खान से संबंधित है पटियाला घराना। पटियाला घराना स्थापना की बात करें तो कौन है? छज्जू खान और अली बख्श खान ने की थी। किसकी? पटियाला घराना की बात। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा साथियों कि 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप आयोजित किया गया था। तो जो 2004 में कहाँ पर इसका आयोजित किया गया था? मुंबई में साथियों। कहाँ पे? मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों। क्या है? ऑप्शन ए। मुंबई में पहला विश्व कप आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इसमें कौन जीता था? भारत पहली बार जीता था साथियों। और बात करें इसका हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है साथियों? जयपुर में। जयपुर में इसका हेडक्वार्टर किसका? कबड्डी का। और बात करें इसमें तो किसने जीता था? भारत ने, जैसे मैंने पहले बता दिया साथियों। और इसमें बात करूँ कबड्डी का जो कोर्ट का मैदान जो होता है ये कितने कितने का होता है, यानी जो कोर्ट होता है इसका, जो कबड्डी का कोर्ट होता है, तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है? मैं बात करूं कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, तो बेसिकली 7 खिलाड़ी होते हैं साथियों। कितने? 7 खिलाड़ियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 5वां साथियों कि हॉकी के मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है। तो हॉकी के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है साथियों? 55 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है साथियों, 55 मीटर। और लंबाई की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें तो 91.4 मीटर होती है। 91.4 मीटर की इसकी क्या होती है? लंबाई होती है साथियों। और मैं बात करूं इसमें हॉकी मैदान में, तो हॉकी में बेसिकली टोटल कितने मिनट का मैच होता है? 60 मिनट का मैच होता है। इसके कितने हाफ में होते हैं? 15-15 मिनट के। कितने? 15-15 मिनट के। और इनके बीच में 2-2 मिनट का क्या होता है? अंतराल में गैप होता है। टी ब्रेकिंग वगैरह होता है इसमें साथियों। और बात करूं पहला हॉकी जो क्लब था वो कहाँ पे है? कलकत्ता में। और इसकी स्थापना 1885 में कहाँ पे? कलकत्ता में हुई थी साथियों। कहाँ पे? कलकत्ता में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां है कि बर्डी ईगल का और अल्बाट्रॉस शब्द किस खेल से संबंधित है। ये जो बेसिकली जो 3 वर्ड है, ये 3 वर्ड किससे संबंधित है? वो गोल्फ से संबंधित। किसी साथियों? गोल्फ से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों। और फुटबॉल से बात करें तो इसमें फुटबॉल में क्या होता है? किक। जो हम लोग किक मारते हैं जो पैर से, तो उसको किक कहा जाता है। ये सभी जो होते हैं गोल्फ स्कोरिंग से संबंधित है। किसमें? गोल्फ में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 7वां साथियों फाइट ऑफ पिजन्स पुस्तक किसने लिखी थी, यानी इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक की बात करें साथियों तो कौन है? ऑप्शन डी इसका रस्किन बॉन्ड ये पुस्तक के लेखक है। फाइट ऑफ द पिजन्स किसके लेखक है? रस्किन बॉन्ड। ये 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। किससे? 1857 की जो इतिहास में जो क्रांति हुई थी, इसमें बेसिकली बात करें जो अंग्रेजों थे तो वो इनके कुछ खानों में क्या मिला देते हैं? मांस के चर्बी वगैरह जो आटों में हड्डियां पीसकर वो मिला देते हैं। तो ये इससे संबंधित है। उसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों।
तो प्रश्न क्रमांक 8वां साथियों कि दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो इसमें जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 3 में है, यानी इसमें बात किया गया है डीपीएसपी की। किसकी? डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी की बात करूं तो ये भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का एक उद्देश्य रखते हैं। तो ये बेसिकली ये भाग 3 में नहीं, ये अपना गलत हो गया। इसका राइट आंसर ए और सी है। तो ये ए और सी दोनों राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 9 है साथियों कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किसमें किया गया साथियों? आर्टिकल 39 इसमें डी में, इसमें डी लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। बात करें आर्टिकल 40 का, तो आर्टिकल 40 किससे संबंधित है साथियों? ये पंचायत से है, ग्राम पंचायत से संबंधित रखता है। किससे? ग्राम पंचायत से साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। और 39A की बात करूं तो ये किससे संबंधित रखता है कि समान न्याय, किससे? समान न्याय और निःशुल्क कानून से, निःशुल्क कानून से जो हमको समान न्याय और निःशुल्क कानून मिलता है, ये हमको ये आर्टिकल 39 ने सहायता देता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 10 साथियों कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचार का है? इसमें यानी बात किया गया है कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत जो गांधीवादी विचार से संबंध रखता है साथियों। तो कौन सा रखता है साथियों? ग्राम पंचायतों का गठन, जो आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख किया गया है। ये गांधीवादी सिद्धांत पर विचार रखता है साथियों। और बात करें इसमें तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें साथियों कि जैसे उदारवादी सिद्धांत पे कौन सा आर्टिकल काम करता है? उदारवादी में बात करो तो 44, 45 एंड 48 एंड 48 के, ये किस में काम करते हैं? ये उदारवादी में। और बात करें समाजवादी में साथियों, समाजवादी में, तो समाजवादी में कौन से करते हैं? आर्टिकल 38 एंड 39 एंड 41 और 42, ये किस पे काम करते हैं? ये समाजवादी वाले सिद्धांत पे काम करते हैं साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न के। तो 11वां प्रश्न है साथियों कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा है? आर्टिकल 51। कौन सा? आर्टिकल 51 साथियों, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है साथियों। और बात करें आर्टिकल 48 किससे संबंधित रखता है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित होता है। किससे? कृषि का आर्टिकल 48 की बात करो तो ये कृषि एंड पशुपालन से संबंधित होता है। किससे? कृषि एंड पशुपालन से। ठीक है साथियों। और आर्टिकल 49 की बात करें तो जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं जैसे ताजमहल हो गया, तो उनको हमारा सुरक्षा करना दायित्व है। ये आर्टिकल 49 में इसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 50 की बात करें साथियों तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है? जो न्यायपालिका एंड कार्यपालिका का पृथककरण करने का उल्लेख आर्टिकल 50 में किया गया साथियों। चलते अगले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 12 है साथियों कि हिंसा का परित्याग करने का नैतिक कर्तव्य किस समिति में सुझाया गया है? यानी किस समिति ने इसको सुझाया है? तो हिंसा और किसके परित्याग करने का नैतिक कर्तव्य किस समिति में सुझाया गया है? वो स्वर्ण समिति में। किसमें साथियों? स्वर्ण समिति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों, स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण समिति की गठन की बात करें तो ये 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और इसमें लगभग जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे? 8 थे, लेकिन बाद में इसमें 2 और जोड़ दिए गए तो कितने हो गए? 10 हो गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 13 है साथियों कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंध है? यानी इनसे किस वंश से संबंधित रखते हैं? तो वो तुलु वंश से संबंध रखते हैं। बात करें इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी साथियों? विजयनगर की तो हरिहर एंड बुक्का ने की थी। हरिहर एंड बुक्का ने, किसने? हरिहर एंड बुक्का ने। ये दोनों भाई मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना रखते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न क्रमांक 14 है साथियों, सर ए पुल के युद्ध में बाबर को किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, शैबानी खान ने सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था साथियों। और मैं बात करूं बाबर की, तो बाबर की जो आत्मकथा है तो किसने लिखी थी? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। जो अकबर की बाबरनामा है, जो इसमें इसकी आत्मकथा का उल्लेख किया गया है, आत्मकथा का इसमें बाबरनामा में, तो ये किसने लिखी थी? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा साथियों। और जैसे बात करें बाबर के बारे में, तो बाबर जो प्रथम युद्ध किसने किया था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम के लिए, बाबर के युद्ध के बारे में बात करें साथियों, तो बाबर का जो प्रथम युद्ध होता 1526 में
किसमें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, किसके, इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसमें बाबर क्या होता है, विजयी हो जाता है। इसे विजय होने के उपरांत किसकी नींव रखता है, मुगल की, मुगलों के नींव डालता है साथियों, किसकी, मुगल की नींव डालता है। और बात करें 1527 में कौन सा युद्ध लड़ता है ये, चंदेरी का युद्ध, किसका, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ता है चंदेरी का युद्ध, किसके खिलाफ, मेदिनी राय के खिलाफ। और 1529 की बात करें तो 1529 में घाघरा का युद्ध लेता है, कैसे, घाघरा का युद्ध लड़ता है। और इसमें इसने क्या करता है, वहां से लोधी वंश की स्थापना स्टार्ट हो जाती है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 15वां साथियों, कि तुलादान प्रथा किस मुगल शासक ने प्रारंभ की थी। जो तुलादान प्रथा है वो किस शासक ने शुरुआत की थी। तो इसको शुरुआत किसने किया था, हुमायूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हुमायूं द्वारा क्या शुरुआत की गई, तुलादान प्रथा। ये तुलादान प्रथा होती क्या है बेसिकली, तो बात करें ये तुलादान ये कब होता है, इसको आप, अरे कैसे बोल दिया, तो प्रश्न क्रमांक 15 साथियों, की तुलादान प्रथा किस मुगल शासक ने अपनाई थी। इसमें प्रारंभ नहीं, अपनाया था, किसने अपनाया था, इसमें पूछा गया अपनाया था, तो किसने अपनाया था, हुमायूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए साथियों। हुमायूं की बात करें तो इसका जो शासनकाल 1530 से लेके 1540 के बीच में रहा। और बात करें फिर जब दोबारा आता है 1555 से लेके 1556 में, और 1556 बीच में बात करें इसके बीच में, तो एक चौसा का युद्ध लड़ता है, किसमें, 1539 में चौसा का युद्ध होता है। और किन के बीच होता है साथियों, ये होता है हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में, किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध होता है 1539 में, चौसा युद्ध। इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं साथी। चलते हैं अगले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 17 है कि भारत की सीमा पर स्थित दर्रों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर बताइए। यानी इनका क्रम बताना है साथियों, कि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा हमको ये जो दर्रा पड़ता है। हालांकि मैं इसका ऑप्शन थोड़ा भूल गया हूँ मैं इसका, लेकिन आपको आंसर बता देता हूँ कि पश्चिम से पूर्व क्या है। तो सबसे पहले हमारा आता है बॉमडीला दर्रा, कौन सा, बॉमडीला दर्रा, पश्चिम से पूर्व की बात हो रही साथी, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व। और फिर आता है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला। फिर आता है लीपू लेक, लीपू लेक। फिर आता है सीप किला दर्रा, सीप किला दर्रा। जैसे ये लिखा हुआ है, पहले ए, सेकंड बी एंड सी एंड डी, इसमें और ऑप्शंस लिखना भूल गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ऐसे होगा, पहले बोमबिला दर्रा, नाथुला दर्रा, लीपू लेक दर्रा और सीप किला का। चलते हैं अगले प्रश्न की। तो आज का हमारा प्रश्न क्रमांक 18 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी इसमें वर्षा का प्रकार पूछा गया है। यानी आषाढ़ की बारिश को केरल में क्या कहा जाता है, आषाढ़ की बारिश केरल में होती है। ऑप्शन बी है बैसाखी बारिश राजस्थान में होती है, और लू बारिश हरियाणा में होती है, और मंजरी सवर्ष कर्नाटका में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है साथियों, इसका ये मेल नहीं होता। आषाढ़ की बारिश में केरल में होती है, बैसाखी राजस्थान में, लू हरियाणा में, और मंजरी सवर्ष कर्नाटका में नहीं होती साथियों। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 19 साथियों, कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। कांजीरंगा कहाँ स्थित है, उड़ीसा, गिर, पेरियार। आप इसको थोड़ा सा मैचिंग करिएगा। कांजीरंगा कहाँ पे, आसाम में, कहाँ चाहते हो, आसाम में, यानी इसका पहला ए हो जाएगा। और बात करें गिर कहाँ है, गुजरात में, ये दूसरा हो जाएगा। पेरियार की बात करें तो पेरियार कहाँ पे है, केरल में, ये तीसरा हो जाएगा। और सिमलीपाल की बात करें तो ये उड़ीसा में हो जाएगा, यानी ये डी नंबर का। तो इसमें 3, 2 और 4 एंड 1 इसका राइट आंसर ये बनता है साथी, इसका राइट ऑप्शन ये है। ठीक है। बात करें काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक जो सींग का गेंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। और गिर में बात करें तो यहाँ पर एशियाई शेरों का बहुत अच्छा प्राकृतिक आवास बना है। और पेरियार में बात करें तो यहाँ पर भारत का टाइगर रिजर्व, इसलिए इसको प्रसिद्ध माना जाता है। और सिमलीपाल बेसिकली उड़ीसा में है, तो यहाँ पर यूनेस्को को बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 20 है कि कौन सी मिट्टी में पोटास और जैव पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें, जो अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी में पाया जाता है, पोटास और जैव पदार्थ। तो ये किस में पाया जाता है, लाल मिट्टी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, लाल मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पोटास पाया जाता है। और बात करें किसमें, जलोढ़ मिट्टी में, तो ये 43% हमारे ओवरऑल भारत में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता होती है, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की अधिकता होती है साथियों, है ना। इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल मिलता है। और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसको रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किसको, रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 21 है, कौन सी कोयला खदान गलत युग संबंधित है, यानी इसमें इसको मिलाना ए और बी से।
इसमें बात किया गया है कोयला खदान की। तो बात करेंगे क्या जयंती झारखंड में है, बिशरमपुर मध्य प्रदेश में है, और तालचेर उड़ीसा में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। तो ये रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, जयंती झारखंड में है, और तालचेर उड़ीसा में, ये तीनों सही है। बी ऑप्शन इसका राइट है, यानी बी बिशमपुर जो है ये कहाँ पे है, विश्रामपुर की बात करें तो ये बिलासपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है, यानी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, कहाँ पे, सीजी में। इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साथियों। चलते अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 22वां है कि 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण क्या था। इसमें बात किया गया है कि जो 1991 में आर्थिक सुधारों के कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण क्या माना गया है। इसका राइट आंसर निर्यात उन्मुख फसलों की ओर झुकाव होना, इसको आर्थिक सुधारों के मुख्य गिरावट के रूप में माना गया साथियों। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 23वां है कि 10,000 का नोट पहली बार कब जारी किया गया था। तो 10,000 का नोट पहली बार कब जारी किया गया था साथियों, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसको 2005 में लागू किया गया था, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 24वां है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP कब शुरू हुआ था। इसमें बात किया गया है किसकी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की। तो वो कब शुरू हुई थी, 2008 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, क्या है, 2008 में। और मनरेगा की बात करें तो मनरेगा की ये कब शुरू हुई थी, ये 2005 में। कब शुरू हुई थी, 2005 में। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साथियों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न क्रमांक 25 में है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध। तो प्रश्न क्रमांक 25 है साथियों कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कमोडिटी एंड डेरिवेटिव अनुबंधन कब शुरू हुआ था। तो ये कब शुरू हुआ था साथियों, इसकी आप बात करें तो ये कौन से सब कब से अनुबंध जो कब शुरू हुआ था, ये सिल्वर से शुरू हुआ था। किसमें, सिल्वर में। किसमें साथियों, सिल्वर में, यानी चांदी। इसको याद रखिएगा, चांदी, सिल्वर यानी चांदी। चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 30 है साथियों कि डीपीएसपी मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए बना है। जो डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है, इसकी बात करूं तो ये भाग किसमें है, भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल की बात करूं तो 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। इसमें बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सामाजिक आर्थिक और न्याय स्थापित करने के लिए डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य साथियों, क्या है, मुख्य उद्देश्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है साथियों। आज का आपका होमवर्क है साथियों कि न्यूटन के दूसरे गति के नियम का सूत्र क्या होता है, यानी जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा। आशा करता हूं कि आपको ये 30 प्रश्नों की सीरीज काफी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाएगी। इसका PDF मैं वहीं पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम से और इससे अपडेटेड जानकारी मिलती रहेंगी, तो आप इसमें जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।